हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एक इंट्रो पढ़ लिया था इस चैप्टर का कि हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले इस चैप्टर में। आज की वीडियो में हम मेथड नंबर 1 के बारे में बात करेंगे जो है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। तो इसका मीनिंग क्या होता है तो उसको हम समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि मूल्य वृद्धि विधि का मतलब क्या होता है। इसको उत्पाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्ट मेथड। ये एक ऐसी विधि होती है जो एक लेखा वर्ष में जो भी एक देश की अर्थव्यवस्था होती है उसमें जितने भी उत्पादक होंगे वो जो जो मूल्य वृद्धि करेंगे उसको अगर हम टोटल करेंगे तब हम नेशनल इनकम निकाल देंगे। यानी कि जितने भी उत्पादक होते हैं वो जो जो सामान बनाते हैं उन सामान में जितनी बार वो वैल्यू एडिशन करते जाएंगे, जब हम उस वैल्यू एडिशन को जोड़ देंगे, उस मूल्य वृद्धि को जोड़ देंगे, उससे हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, तो वो होगा हमारा मूल्य वृद्धि विधि। इसकी डेफिनेशन है, यह एक ऐसी विधि है जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है। जितनी भी मूल्य वृद्धि करी जाएगी उत्पादकों के द्वारा, जब उस मूल्य वृद्धि को जोड़ देंगे तब हम उससे नेशनल इनकम निकालेंगे, तो वो मेथड होगा मूल्य वृद्धि विधि। अब मूल्य वृद्धि का एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि अगर एक उत्पादक है वो 2000 रुपए की लकड़ी खरीद के लाया है, उससे वो एक लकड़ी की कुर्सी बना देता है और अब उस कुर्सी को बाजार में जाके 5000 में बेचेगा। लाया था वो 2000 की, बेचेगा वो 5000 की, तो टोटल उसने कितनी वैल्यू एडिशन कर दी, उसने 3000 रुपए की वैल्यू एडिशन कर दी है। क्योंकि वो लाया था 2000 की, बेचेगा 5000 की, तो 5000 में से 2000 को माइनस करेंगे 3000 आएगा जो उसकी वैल्यू एडिशन को दिखाता है। तो वैल्यू एडिशन जितनी भी करी जाएगी उसको अगर हम जोड़ के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको इंट्रो वाली वीडियो में। आज हम इसके मूल्य वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है उसको समझेंगे कि मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तब हम वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। इसको याद रखने का सीधा साधा जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे उत्पाद का मूल्य मैंने भी कितना बताया, कुर्सी का मूल्य कितना है 5000। 5000 में से अगर हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर दे, यानी कच्चा माल को माइनस कर दे, तो कच्चा माल हम कितने का खरीद के लाए थे, लकड़ी कितने खरीद के लाए थे 2000 रुपए की। तो 5000 में से अगर हम 2000 को माइनस करेंगे तब हम वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य वृद्धि को निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला इसका बहुत आसान है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उत्पाद का मूल्य है यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। तो उत्पाद के मूल्य में क्या होता है, जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई है उनका बाजार मूल्य यानी कि उनका मार्केट प्राइस जो भी होगा उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। जैसे कि एक उत्पादक वो कुर्सी बना रहा है 5000 रुपए, तो उसका वैल्यू हो गई है। अगर उसने टेबल बनाया उसका वैल्यू 10,000 है तो 10,000 क्या हो गया, उसका मार्केट प्राइस हो गया। तो जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है उनका बाजार मूल्य जो होगा उसको हम उत्पाद का मूल्य कहेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। लेकिन इसके अंदर दो और चीजें शामिल हो जाती है, एक होती है बिक्री, एक होती है स्टॉक। अब हमें पता है कि जितनी वस्तु उत्पादित की जा रही है वो क्यों उत्पादित की जा रही है, बेचने के लिए तो की जा रही है। अब उत्पादन में क्या होगा, जब वो सामान बना लिया जाएगा उसके बाद में उसको बेच दिया जाएगा। अगर वो सामान बिक गया तो वो हो जाएगी उसकी बिक्री। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है, जैसे कोई उत्पादक उसने 100 कुर्सी बनाई, 100 की 100 ही बिक गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि 100 बनाई उसमें से 50 बिक गई हो, या 70 बिक गई हो, या 80 बिक गई हो। बाकी की जो बची हुई कुर्सियां रहती है, जो भी बचा हुआ सामान रहता है वो उसका स्टॉक में शामिल हो जाएगा। तो बिक्री को शामिल करेंगे और जो सामान नहीं बिका है तो उसको हम स्टॉक में शामिल करेंगे। अब इन दोनों चीजों को यहाँ पे भी समझाया गया है कि उत्पाद का मूल्य क्या होता है, बिक्री और स्टॉक। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो उत्पाद का मूल्य है उसमें बिक्री और स्टॉक को शामिल करेंगे। बिक्री का मतलब होता है जो सामान बिक गया है, स्टॉक का मतलब है जो सामान अभी बिका नहीं है। अब स्टॉक का भी एक खुद में फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि स्टॉक कितना बढ़ गया है।
तो अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, यानी कि फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल जो भी स्टॉक होता है, अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे स्टॉक में जो भी चेंज आया वो पता लग जाएगा। इसको भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। तो जितने भी हमारे फॉर्मूलाज अगर हम उनको एग्जाम्पल रख के ध्यान में रख के याद करेंगे तब हमें आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि अंतिम स्टॉक का मतलब होता है फाइनल स्टॉक, कि साल की स्टार्टिंग में जो भी स्टॉक था वो हमारा प्रारंभिक स्टॉक होता है, साल के लास्ट में जो स्टॉक था वो हमारा अंतिम स्टॉक होता है। जैसे कि 2023 में एक उत्पादक उसके पास में 10 कुर्सियों का स्टॉक था, यानी 10 कुर्सी ऐसी थी जो बिकी नहीं थी। अब 2023 में उसने और भी ज्यादा प्रोडक्शन किया और दिसंबर महीने में ये जाना कि अब उसके पास में टोटल 20 कुर्सियां हो गई है। तो टोटल कितनी हो गई है? 20 कुर्सी। अंतिम हो जाएगा कि टोटल अभी कितनी है? 20 है। पहले कितनी थी? 10 पहले से थी, तो 20 में 10 माइनस करेंगे तो चेंज इन स्टॉक कितना आया? 10 आया। यानी कि 10 कुर्सियां ऐसी है जो अब की बार बिकी नहीं है, वो स्टॉक में परिवर्तन करेंगी। यहां तक खत्म होने के बाद में अब जो इसके सेकंड आ जाता है, जिसको हमने यहाँ पर समझा था कि मूल्य वृद्धि में उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे तब हमारा मूल्य वृद्धि निकल जाएगा। तो उत्पाद के मूल्य में तो हमने समझ लिया कि बिक्री होता है और एक होता है स्टॉक में परिवर्तन। अब यहाँ पे मध्यवर्ती उपभोग को हम समझेंगे। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब होता है कच्चे माल का मूल्य, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसका जो प्राइस होता है उसको हम मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भूमि होती है यानी कि जो जमीन होती है उसको हम कच्चा माल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है, उसको हम मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं करते। इसके अलावा जो लेबर्स होती है इसमें सिर्फ हमारे कच्चे माल को शामिल किया जाएगा, रॉ मटेरियल को शामिल करेंगे हम। जो हमारे उत्पादन के अन्य साधन होते हैं या जो उत्पादन के कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक जरूरी बात है कि मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मूल्य वृद्धि होती है उसको जीडीपीएमपी बोला जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि कभी भी अगर हम मूल्य वृद्धि को फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन करते टाइम में, तो सबसे पहले हम जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा, उसके बाद में हम एनएनपी एट एफसी निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम मूल्य वृद्धि विधि का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू एडिशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे सबसे पहले हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आएगा। अब जब जीडीपी एट एमपी निकल के आ गया है, अब हम इससे फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उससे हम एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाना है तो हमें किन फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं एक्सपर्ट की यूट्यूब चैनल पे। अब की वीडियो में मैं समझा दूंगा वैसे कि हमें अगर एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाना होता है तो क्या करना होता है। अगर जैसे हमें एनएनपी एट एफसी पर जाना है और हमें जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, यानी कि जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया है, तो हमें पता है कि अगर हम ग्रॉस से और नेट की तरफ जाएंगे तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, उसको हम इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में ये जुड़ा नहीं रहता और नेशनल में इसको जोड़ना पड़ता है। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता। और मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ आते हैं, मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत और फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है उसकी कारक लागत। तो मार्केट प्राइस एक बड़ी टर्म होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी टर्म होती है। तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर हम जीडीपी एट एमपी निकाल लेंगे उसके बाद एनएनपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम समझेंगे कि जितने भी उत्पादक उद्यम होते हैं वो कैसे कैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि कैसे वो मूल्य वृद्धि करते जाते हैं। तो उसको हम समझेंगे एक टेबल की मदद से। तो यहाँ पर दे रखे उत्पादक जो अलग अलग स्तर पर उत्पादन को करते जाते हैं। यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत दी हुई है, यहाँ उत्पाद का मूल्य दे रखा है, यानी कि उनका बाजार मूल्य कि बाजार में वो कितने की बिकती है। उसके बाद में यहाँ मूल्य वृद्धि निकाली गई है। मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला जो था हमारा, उससे हम मूल्य वृद्धि को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला उत्पादक है किसान, जो 200 रुपए में बीज खरीद के लाया। उसके बाद में उसने जब उनको उत्पादन किया तो बाजार में अब वो गेहूं बेच रहा है 600 रुपए में।
तो यहाँ पे अगर हम मूल्य वृद्धि निकालेंगे तो 600 रुपये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पाद का मूल्य कितना है, 600 रुपये। उसमें से मध्यवर्ती उपभोग को अगर हम माइनस करेंगे, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत को जब हम माइनस करेंगे तो मूल्य वृद्धि निकल के आ गए 400 रुपये। नेक्स्ट नंबर पे आटा मिल है, जो यही गेहूं को खरीद लेता है किसान से 600 रुपये में, और उसके बाद में उस गेहूं को पीस कर आटा बना देता है और उसको मार्केट में 800 रुपये में बेचने जाता है। तो 800 रुपये उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई, यानी कि उस आउटपुट की वैल्यू, उसके बाद में 600 रुपये इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जब माइनस करेंगे तो मूल्य वृद्धि आ गई 200 रुपये। तो फिर बेकर 800 रुपये में आटा को खरीद लेता है और फिर उससे ब्रेड बनाकर 1000 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि निकालेंगे, 1000 रुपये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, 800 रुपये, तो 200 रुपये बेकर ने मूल्य वृद्धि की है। यहाँ हम मूल्य वृद्धि देख रहे हैं कि किसान ने कितनी मूल्य वृद्धि की थी, 400 रुपये, आटा मिल ने कितनी की थी, 200 रुपये, बेकर ने कितनी की है, 200 रुपये। लास्ट में जब दुकानदार उस ब्रेड को खरीद लेता है बेकर से, तो वो 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में हमें बेच देता है, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें वो बेच देता है 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये उसकी वैल्यू, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि मध्यवर्ती उपभोग कितना है, 1000 रुपये, जब हम माइनस करेंगे तो 200 रुपये वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू एडिशन निकल कर आ गई, इसकी मूल्य वृद्धि निकल कर आ गई। तो अलग अलग स्तर पर जो भी मूल्य वृद्धि होती है, अगर हम उसको जोड़ देंगे तो वो सकल मूल्य वृद्धि कहलाएगी, जो निकल कर आई है 1000 रुपये। यानी कि अलग अलग स्तर पर जितनी भी मूल्य वृद्धि की गई है, यहाँ 400 की, यहाँ 200 की, यहाँ 200 की, यहाँ 200 की, तो 400 और 200 600, 600 और 200 800 और 200 1000, तो टोटल मूल्य वृद्धि ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गई है 1000 रुपए की। तो ऐसे हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं कि अलग अलग स्तर पर जितने भी उत्पादक है वो अर्थव्यवस्था में जैसा जैसा वैल्यू एडिशन करते जाते हैं, जब हम उन सबका टोटल करेंगे और उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू एडेड मेथड होता है। आई होप ये टेबल की मदद से आपको ज्यादा आसानी से समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि मूल्य वृद्धि संबंधी कुछ सावधानियां, यानी कि पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किन किन सामानों को हम मूल्य वृद्धि कैलकुलेट करते टाइम में ऐड करेंगे और किन किन सामानों को ऐड नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तरफ मैंने लिखा है मूल्य वृद्धि में शामिल की जाने वाली जो भी वस्तुएं होती है, यानी कि इन सामान के मूल्य को, इन सामान के प्राइस को हम मूल्य वृद्धि में शामिल करेंगे जब भी वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करेंगे, और इन सामान को हम शामिल नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स में भी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये दिमाग में रखने ये जितने पॉइंट्स है कि किन किन सामानों को हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य वृद्धि में शामिल की जाने वाली जो भी सामानों की सूची है। तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीदना या बेचना, उससे जो भी पैसा मिलता है, कमीशन मिलती है डीलर्स को, उसको हम मूल्य वृद्धि में शामिल करते हैं। यहाँ पर कमीशन का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। कमीशन का मतलब ये होता है, कोई पर्सन मार्केट में ऐसे होते हैं जो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को आपस में मिलवा देते हैं। जैसे एक आदमी है, उसको अपनी जगह बेचनी है, दूसरा आदमी जिसको जगह खरीदनी है, तो अगर उन दोनों को बीच में मिलवाने का काम करता है एक डीलर, और डीलर क्या करेगा, बिकवाने वाले को खरीदने वाले से मिलवा देगा, दोनों के बीच में जो भी प्राइस को लेकर बातें होती है उन सबको क्लियर करता है, जमीन बिकवा देता है, और उसके बाद में उसको डीलर को उसकी कमीशन दे दी जाती है। तो यहाँ पर कमीशन का मतलब होता है कि जो भी डीलर ने मेहनत करी है बात करवाने में, मीटिंग करवाने में, प्राइस को नेगोशिएट करवाने में, तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा दिया जाता है। तो अगर पुरानी वस्तु कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, पुरानी जमीन खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसको अगर कोई डीलर मदद कर रहा है तो डीलर को जो भी कमीशन दी जाएगी उस पैसे को हम मूल्य वृद्धि में शामिल करेंगे, जीडीपी में उसको कैलकुलेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है तो उस पुरानी वस्तु की जो मार्केट वैल्यू होगी, यानी कि जो उसका प्राइस होगा, उसको हम मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस वर्ष इनका उत्पादन किया गया था, यानी कि जिस टाइम पे इनका प्रोडक्शन किया गया था, तो उस टाइम पे इनका प्राइस जोड़ लिया गया था जीडीपी में, कि जैसे 2020 में 10 सामानों का प्रोडक्शन किया गया है, तो 10 सामानों का जो भी प्राइस है उनको हमने 2020 में जोड़ लिया था। अब 2023 में अगर उन सामानों को दोबारा बेचा जा रहा है 10 सामानों को, तो अब हम दोबारा उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जिस टाइम में उनका प्रोडक्शन किया गया था उसी टाइम में उनको जोड़ लिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय, यानी कि खरीदने या बेचने से जो भी उनका जो मार्केट प्राइस होता है उसको हम नहीं जोड़ेंगे। अगर उस प्राइस के बदले में जो कमीशन दी जाती है डीलर्स को, उसको हम जोड़ेंगे मूल्य वृद्धि में। दूसरा है स्वयं उपभोग करने के लिए किया जाने वाला उत्पादन। कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है जो प्रोड्यूसर अपने लिए करते हैं, जैसे कि अगर एक किसान है वो सभी के लिए गेहूं का उत्पादन करता है मार्केट में बेचने के लिए। अगर उसने 100 किलो का गेहूं का उत्पादन किया है
और 100 किलो में से वो कह रहा है कि मैं 80 किलो बेच दूंगा और 20 किलो खुद के लिए रखूंगा खाने के लिए। तो 20 किलो का वो यूज किस लिए कर रहा है, स्वयं उपभोग के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जितना प्राइस 80 किलो का होगा उतना ही 20 किलो का होगा। अगर वो बाजार में जाके 20 किलो गेहूं खरीदेगा तो जब भी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो 20 किलो जो उसने गेहूं खुद के लिए रखा है तो उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, उसकी बाजार कीमत होती है। तो इसलिए उसको भी हम मूल्य वृद्धि में शामिल करेंगे। यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कारण बताओ कि स्वयं उपभोग करने के लिए जो भी उत्पादन किया जाता है तो उसको हम इसमें मूल्य वृद्धि में शामिल क्यों करेंगे। इसको मूल्य वृद्धि में इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि इसका कुछ ना कुछ बाजार कीमत होती है। वहीं दूसरी तरफ मध्यवर्ती वस्तुओं का जो भी मूल्य होता है उसको हम मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करते। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि 2000 रुपए की लकड़ी खरीद के लाया, 5000 रुपए की लकड़ी की कुर्सी बना के बेच रहा है। तो 5000 रुपए में 2000 की वैल्यू पहले से जुड़ी हुई है तो उसने वैल्यू एडिशन कितने की है, 3000 रुपए की। तो जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है वो अंतिम वस्तुओं में अपने आप जुड़ा रहता है, तो इसलिए हम उसको अलग से नहीं जोड़ेंगे। अगर हम बाई चांस 5000 रुपए जो है अंतिम वस्तुओं का मूल्य उसमें 2000 को भी जोड़ देंगे तो टोटल 7000 रुपए आया। 7000 रॉन्ग कैलकुलेशन है क्योंकि हमने मध्यवर्ती वस्तु का प्राइस दो बार जोड़ दिया है। एक बार तो जब हम खरीद के लाए थे 2000 तब भी जोड़ दिया है, एक बार दोबारा जोड़ दिया है। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं का जो भी मूल्य होता है उसको मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसका, जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे होते हैं उनका आरोपित किराया। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ पे सबको पता है कि अगर कोई एक मकान है उसको किराए पर दिया जाता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मकान मालिक है तो उसके पास दो फ्लैट है, एक फ्लैट में वो खुद रह रहा है, दूसरे फ्लैट 10,000 रुपए का है। मानो अगर वो इस फ्लैट को भी किराए पर देगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 10,000 रुपए का ही है। तो अगर वो उसको किराए पर देगा तब भी 10,000 रुपए उसको मिल जाएंगे। तो हर किसी मकान की अपनी एक रेंटल वैल्यू होती है, यानी कि उसका एक आरोपित किराया होता है, कुछ ना कुछ मूल्य होता है हर किसी मकान का। तो अगर उस मकान में मकान मालिक स्वयं रह रहा है तब उसका आरोपित मूल्य कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो उसको हम मूल्य वृद्धि में शामिल करेंगे। यानी कि अगर किसी घर में मकान मालिक रह रहा है तो उसका जो भी आरोपित किराया होगा, रेंटल वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको मूल्य वृद्धि में शामिल करेंगे। जैसे इसके ऊपर वाला पॉइंट था कि स्वयं उपभोग के लिए जो भी उत्पादन किया जाता है उसको हम शामिल करेंगे, ऐसे ये वाला है कि जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके आरोपित किराए को भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्व उपभोग सेवाएं। तो यहाँ स्वयं उपभोग करने के लिए वस्तुएं आएंगी, यहाँ स्वयं उपभोग सेवाएं। अब सेवाओं का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम सबके घर में मम्मी काम करती है तो मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, जो भी घर के काम होते हैं उन सबको मम्मी हमारे घर में करती है। लेकिन उसके बदले में हम मम्मी को कोई अलग से सैलरी तो देते नहीं है, कोई भी नहीं देता होगा अपने घर में। तो जो स्वयं उपभोग सेवाएं होती है उसमें जो हाउसवाइफ्स होती है उनकी जो भी सेवा होती है उसके मूल्य को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, कि कितनी पैसा हमें देना चाहिए, तो उसको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनकी मार्केट प्राइस नहीं पता कि उनका काम करने का पैसा कितना होता है। क्वेश्चन अगर बाई चांस ये पूछ लिया जाता है कि अगर एक घर में एक नौकर है वो काम कर रहा है, या एक अगर मेड है वो काम कर रही है घर के अंदर, घर की साफ सफाई कर रही है, तो उसका हमें प्राइस पता है, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि उसको कितनी सैलरी देने वाले, तो उसके प्राइस को तो हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन जो स्वयं उपभोग सेवाएं होती है, यानी कि जो हाउसवाइफ्स काम करती है घर के अंदर, जो हमारी मम्मी काम करती है घर के अंदर, उसके जो भी मतलब उनकी जो मूल्य है उसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनकी सेवा का कितना मूल्य देना चाहिए वो डिसाइड नहीं होता है, तो इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारा मूल्य वृद्धि की जो मेन पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान में रखना है वो हो जाते हैं यहाँ पर समाप्त। इस वाली वीडियो में हमने जितना भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको हमने समझ लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो इसके दो अदर मेथड्स है उनको समझेंगे, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद में जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।